त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की समीक्षा बैठक। वीसी के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर के साथ की बैठक में गैरसैंण के सड़क मार्ग को विकसित करने का किया अनुरोध। उत्तराखंड में फिर से शनिवार और रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। राज्य की सीमाओं को भी किया जा सकता है सील। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया गया फैसला। देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम के लिए ई पास किए जारी। आज भर में 1106 लोगों ने चारधाम के लिए ई पास बुक कराए। केदारनाथ और गंगोत्री के लिए ई पास की संख्या में हो रही वृद्धि। और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश कहर बनकर टूटी। ऊखीमठ तहसील में बादल फटने से हुआ भारी नुकसान। प्रशासन की टीम कर रही नुकसान का आकलन। नमस्कार, आपणु उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ सूबे के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारधाम परियोजना की समीक्षा की। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से गैरसैंण के सड़क मार्ग को विकसित करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए इसका प्रस्ताव भेजने को कहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारी संवाददाता पल्लवी राजपूत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पल्लवी, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की है और वीसी के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर के साथ यह बैठक की गई है। जानना चाहेंगे समीक्षा बैठक को लेकर क्या कुछ तमाम जानकारी है। बिल्कुल लोकेश, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इनके अलावा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक की और इस बैठक में चारधाम परियोजना की समीक्षा की गई है। इस दौरान सीएम ने खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी का आभार जताया और ये कहा गया है उनके द्वारा कि चारधाम यात्रा मार्ग का काम जो है काफी तेजी से किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस पूरी बैठक के दौरान नितिन गडकरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और साथ ही कहा कि चारधाम परियोजना पीएम मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है और इसे निर्धारित समय के तहत पूरा करने के लिए काफी जिस तरह से जानकारी मिल रही है इस बैठक में गैरसैंण के सड़क मार्ग को विकसित करने का भी अनुरोध किया गया है। तो जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है इस मामले में जो ये गैरसैंण को जोड़ने वाली सड़क पर बातचीत हुई है। बिल्कुल, जब समीक्षा बैठक चल रही थी लोकेश, तो इस दौरान सीएम ने कहा कि गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। तो इस दौरान सीएम की तरफ से ये अनुरोध किया गया कि जो गैरसैंण को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है उसका काम भी तेजी से किया जाए। तो इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री ने जब बातचीत की तो गडकरी ने ये कहा है कि गैरसैंण को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 87 और राष्ट्रीय राजमार्ग 309 को विकसित कर 2 लेन करने का जो है वो काम किया जा रहा है। और यहाँ पर सीएम ये भी कहते हुए नजर आए समीक्षा बैठक में कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के कारण अब यहाँ पर यातायात बढ़ने की भी संभावना है, इसलिए काफी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। धन्यवाद पल्लवी तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव और सचिव स्वास्थ्य के साथ विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर संभव उपाय पर पूरी गहनता से विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी कल अचानक 200 केस आए। देर रात तक देखे तो ये संख्या और अधिक हुई। तो इसके लिए एक ही समाधान है कि हम एक गैप तैयार करें, उसके जो साइकिल है उसको ट्रैक करें। सैटरडे संडे व्यापारियों की भी डिमांड थी कि मार्केट 5 दिन ही खोला जाना चाहिए और हालात भी इस चीज़ के लिए
कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। इसी दृष्टि से कि सैटरडे संडे को हमने इस पर विचार किया है। आज हम इस पर बैठ करके और इसकी गाइडलाइन तैयार कर लेंगे कि किन लोगों के लिए निषेध रहेगा, कौन लोग आ सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तो साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में कोरोना आपदा को देखते हुए फिर से 2 दिन का लॉकडाउन घोषित होने के फैसले को एकदम सही ठहराते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया वह आमजन के हित में है। कोरोना महामारी का प्रकोप अभी भी लगातार जारी है, जिसको देखते हुए इस तरह का कदम उठाना बेहद ही जरूरी हो गया था। सबसे बड़ी जो कोरोना जैसी महामारी का हम लोग निदान ढूंढ रहे हैं या उसका रोकथाम के लिए बात करते हैं, ये सबसे बड़ा है कि हम मास्क लगाएं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हम लोग सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहें। ये इसका सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन जब से अनलॉक हुआ हमारा, चाहे प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, थोड़ी लापरवाही हम सबकी तरफ से हो रही है। उस लापरवाही को रोकने के लिए, यानी कि जो भी कदम सरकार की तरफ से हो रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस हमारे केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार से जारी हो रही है, उसका मकसद यही है कि ये जो कोरोना जैसी महामारी आपसी कॉन्टैक्ट्स में जो बढ़ती है, वो कॉन्टैक्ट्स टूटे, वो संक्रमण एक दूसरे के नज़दीक ना आए। यही उसका एकमात्र उद्देश्य है। और यदि सरकार इस पर निर्णय ले रही है, हालांकि मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था हमारी बहुत नाजुक स्थिति में पहुँची थी, अनलॉक होने के बाद थोड़ा सा पटरी पर आ रही है। इस पटरी पे आने के साथ साथ हमें उसका भी ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का, और कोरोना ये ना फैले। सरकार भी एहतियातन निर्णय बार बार ले रही है और लेना भी पड़ेगा, तो इसमें सभी को फॉलो करना पड़ेगा। कोरोना जैसी महामारी का तो कोई समय निश्चित नहीं है कि कब तक रहने वाला है। कुछ लोग इसे बहुत जल्द ख़त्म करने की बात करते हैं, कुछ लोग इसे और लंबा चलने की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अभी कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार संख्या हमारे प्रदेश में बढ़ी है, देश में आप देखिए बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इसमें अभी भले ही वो उसकी शक्ति खत्म होगी वो कोरोना की। श्रावण मास में मनाए जाने वाला हरेला पर्व सामाजिक रूप से अपना विशेष महत्व रखता है और समूचे कुमाऊं में अति महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। और इसी के चलते सूबे में यह त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्रावण मास भगवान भोले शंकर का प्रिय मास है, इसीलिए हरेले के इस पर्व को हरकाली के नाम से जाना जाता है। इस पावन पर्व के मौके पर कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने भी इस पर्व की महत्ता को समझाया। सर्वप्रथम मैं आपको और प्रदेशवासियों को खुशहाली, हरियाली और समृद्धि के त्यौहार हरेला की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हरेला त्यौहार सावन के प्रथम दिन जो सावन मास शुरू हुआ है उसमें मनाया जाता है हर साल, और ये दर्शाता है कि हमारे बुजुर्ग पर्यावरण और हमारी हरियाली के प्रति कितने चिंतित थे। आज के दिन वृक्षारोपण किया जाता है। 2 हफ्ते पहले जमाए गए हरेले को हमारे पुरोहित लोग घरों में आकर के पूजा अर्चना के बाद विधिवत आशीष के रूप में हम सबके सिरों में रखते हैं, ताकि हमारे जीवन में ये हरेला समृद्धि लेके आए। इस समय करीब 22 अनाज खेतों में होते हैं, उन सब के फलीभूत होने के लिए इस त्यौहार को पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है और वृक्षारोपण करके प्रकृति को लौटाया जाता है उसका उपकार। और साथ में ये अपेक्षा की जाती है या आशा की जाती है कि प्रकृति जो हमारे खेतों में इस समय अनाज है उसमें भरपूर दाने के रूप में परिणाम और अपना आशीर्वाद हम सबको देगी। तो समृद्धि और हरियाली और खुशहाली का ये जो है पर्व है, जिसे आज यहाँ हमारे कांग्रेस कार्यालय में हमारे साथियों द्वारा मनाया गया है। यहाँ पर विधिवत हरेला आशीष के रूप में सबके सिर में रखा गया है और पकवान भी बनाए गए हैं जिनका वितरण इस समय चल रहा है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा का शुभारंभ कर दिया गया है। इस क्रम में आज शाम 5 बजे तक उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट से 1106 लोगों ने चारधाम के लिए ई पास बुक कराए।
जिसमें श्री बद्रीनाथ धाम के लिए 197, केदारनाथ धाम के लिए 379, गंगोत्री धाम के लिए 508 और यमुनोत्री धाम के लिए 22 लोगों ने ई पास बुक कराए। सावन माह शुरू होते ही श्री केदारनाथ और श्री गंगोत्री के लिए ई पास की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। रामनगर वन विभाग में इन दिनों हॉर्नबिल के कई जोड़ों को भारी तादाद में देखा जा रहा है। आपको बता दें, हॉर्नबिल भारत के उपमहाद्वीप के घने जंगलों में पाए जाने वाला पक्षी है, जो रामनगर के शहरी और नगरीय क्षेत्रों में भारी तादाद में देखे जा रहे हैं। हॉर्नबिल सर्वाधिक वानस्पतिक पक्षी है और आमतौर पर जोड़े में दिखाई पड़ती है। इनके पूरे शरीर पर ग्रे रंग के रोए होते हैं और इनके पेट का हिस्सा हल्का ग्रे या फीके सफेद रंग और चोंच गहरी पीले रंग की होती है। इनके सिर का उभार काले या गहरे ग्रे रंग या फिर गहरा नारंगी का होता है। जी, पूरे भारत में हॉर्नबिल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अभी आपने जो हॉर्नबिल देखा है, इसको बोलते हैं ग्रे हॉर्नबिल। तो इसकी पूरे उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी आबादी है। इसके अतिरिक्त अन्य 2 हॉर्नबिल भी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बाकी एक आपका ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। वो आपके वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। देहरादून में झमाझम बारिश शाम से शुरू हो गई। बारिश से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। तेज बारिश के कारण आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश के देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आपको बता दें, उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। वहीं रुद्रप्रयाग में देर रात हुई भारी बारिश कहर बनकर टूटी। जिले की ऊखीमठ तहसील के कंसीरी ग्राम पंचायत में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों के अनुसार गांव के बीच गेदरे का जलस्तर बढ़ने से 2 पुलिया भी बह गई। तो वहीं कई सरकारी योजनाओं को इससे भारी नुकसान हुआ। सूचना के बाद प्रशासन की टीम गांव पहुंच गई और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात कंसीरी गांव के ऊपर पहाड़ी पर भारी बारिश के बाद बादल फटा और मलबा जलजले की तरह गांव में पहुंचा। इससे गांव में भारी नुकसान हुआ। गांव में धान की खेती को भारी नुकसान के साथ ही खेत भी बह गए। ग्रामीणों का कहना है कि पानी में सार्वजनिक महिला स्नानागार और 2 संपर्क पुलिया भी बह गई। कई सिंचाई नहरें भी मलबे की चपेट में आने से टूट गई। सुजात बस्ती पिंगला पानी के मान के देरा में वज्रपात होने की वजह से इस गांव के नाले में भयंकर बाढ़ आई है, जिससे गांव के लोगों की खड़ी फसल नष्ट हो चुकी है तथा गांव को अभी भी खतरा बना हुआ है। लगातार वर्षा होने की वजह से यहां पे जो है कि लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और सरकारी और विभागीय योजनाएं सारी नष्ट हो चुकी हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा महिला स्नान घर था, यहाँ पे हमारा ये संपर्क मार्ग की पुलिया थी और ये हमारा गांव है। और ये नाला यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर से बह के नीचे की तरफ आया है, जिससे गांव की सारी फसल नष्ट हो चुकी है। गांव वालों के पास खाने की बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। शासन प्रशासन को सूचनाएं भेजी गई हैं, पर लगातार वर्षा होने की वजह से अभी शासन प्रशासन हमारे संपर्क में है और मेरा निवेदन है कि इस गाँव की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएँ। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फतेह हो पंजाबियों, फतेह असी हज़ारों साल तो पाई हैगी ते खोर फतेह पानी है। और इस दे वास्ते अगर आज गवर्नमेंट कहती है कि डिस्टेंस रखो, हाथ साफ रखो, थोड़ा जिहा अपने आप को दूर रखो, मुँह ते पा के रखो, तो कोई गलत नहीं है, साडे वास्ते ही है, साडी बेहतर जिंदगी वास्ते है। अगर अज असी अपने आप को बचा लांगे, 6 महीने तक, साल तक असी सब जफ्फी पा के ऐश करांगे। तो मैं यो कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो किया है उसके नाल होना चाहिए हैगा।
ਲੈਟਸ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰ, ਦੂਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ अच्छा होएगा, बेहतर होएगा। फतेह हो पंजाबिया, फिर फतेह होगी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted from 1st July 2020 as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till the government reopens the schools. Admission in CMS for Montessori, nursery to class 11 are open. Contact concerned CMS campus. ब्रेक के बाद आपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देहरादून के प्रेम नगर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां 2 दुकानें भरभरा कर सड़क पर खड़ी जेसीबी के ऊपर गिर गई। इस हादसे को लेकर निर्माणाधीन मार्ग में खुदाई के समय लापरवाही बरतने की बात कही जा रही है। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि 2 फुट की जगह 8 फुट की खुदाई की गई, जिस वजह से नींव कमजोर हुई और इस तरह का हादसा हो गया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही के संगीन आरोप लगाए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव ने बताया कि कई बार अधिकारियों से इस बाबत शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। तो वहीं आज 2 दुकानें जिस तरह से गिरी है, उसके बाद अब पीड़ित दुकानदार मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में विभाग के खिलाफ तहरीर दी जा सकती है। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि विजयनगर बाजार में बने पुल के नीचे सुरक्षा दीवार न बनने से स्थानीय लोग खासे नाराज हैं। आपको बता दें, विजयनगर में 2013 की भीषण आपदा के बाद झूला पुल का निर्माण होना था। 3 साल पुल बने हो गए, लेकिन इस पुल के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार आज तक नहीं बन पाई। इससे स्थानीय लोग और व्यापारी खासे नाराज हैं। इन लोगों का आरोप है कि पुल बनते समय पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि सुरक्षा दीवार बनाएंगे, लेकिन अभी तक सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं हो पाया। व्यापारियों का कहना है कि 2013 की भीषण आपदा ने यहां पर भारी तबाही मचाई थी। अगर यह दीवार नहीं बनती है तो फिर से भारी बारिश होने पर बड़ा खतरा विजयनगर क्षेत्र को हो सकता है। सार्वजनिक पुल बनाने के लिए नदी पार के लिए पुल बनाया था, जिसमें ये सिंचाई की दीवार तोड़ी गई है। सबके सामने बोला गया था कि इतने साल के अंदर जो है दीवार रखी। पुल का काम निर्माण पूरा होते ही दीवार को रखा जाएगा। अभी तक जो है सिंचाई की ये दीवार नहीं रखी गई है। खतरा है, इसका निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी ने वादा किया था पर निभाया नहीं वादा दीवार का। यहाँ पे जयनगर वालों के लिए बहुत ही खतरा है। आपने देखा होगा कि ये दीवार है और मैंने पूरे मार्केट में ये बताया है कि अगर पीडब्ल्यूडी इस पर एक्शन नहीं लेता है तो हम इस पर घोर आंदोलन करेंगे और पूरा मार्केट इसमें तैयार है। लालकुआं कोतवाली में तैनात दारोगा के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इसी क्रम में आज से लालकुआं कोतवाली परिसर के दोनों गेटों को बंद कर दिया गया, तो साथ ही मुख्य द्वार पर एक नोटिस चस्पा करते हुए अंदर प्रवेश न करने की अपील की गई। तो साथ ही कोतवाली में आने वाले फरियादियों से गेट से ही प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है। इसके अलावा कोतवाली के अंदर आने वालों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कल देर शाम 28 लोगों के रैपिड टेस्ट किए थे, जिसमें से 4 व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने दारोगा के संपर्क में आए अन्य लोगों की हिस्ट्री खंगालनी शुरू कर दी है। लालकुआं में परसों हमारे रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आया था तथा एक बिंदुखत्ता में भी पॉजिटिव आया था। इन दोनों की जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी उसके हिसाब से हमने उनको सबको क्वारंटीन किया था। होम क्वारंटाइन करने के बाद इन सबको हमारे द्वारा, हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा रैपिड टेस्ट के लिए हल्द्वानी भेजा गया, जिसमें से 28 लोगों में से 4 लोग पॉजिटिव आए। आगे की क्या रणनीति होगी स्वास्थ्य विभाग की? आगे की रणनीति के बारे में बताना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग लगातार उन क्षेत्रों में सर्वे कार्य कराई जा रही है, सर्वे का कार्य किया जा रहा है
तथा हमारी टीमें, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार वहाँ पर लगी हुई हैं। थैंक यू। कोरोना संक्रमण से जंग के बीच मास्क लगाने को लेकर जागरूकता के साथ पुलिस की सख्ती भी दिखाई दे रही है। मसूरी में पुलिस ने बिना मास्क वालों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। सरकार के आदेश के तहत बिना मास्क वाले लोगों के खिलाफ कोविड-19 महामारी संशोधन के अंतर्गत चालान किए जा रहे हैं। इस अभियान की गति अब और भी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। मसूरी में पर्यटकों का आगमन देखकर पुलिस सतर्क और मुस्तैद है। जो भी पर्यटक बिना मास्क के इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है। अभी तक मसूरी पुलिस ने 770 चालान किए हैं। में जो है उत्तराखंड में लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो है सड़क पर बिना मास्क के घूमने वाले व्यक्तियों, सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले व्यक्तियों तथा राज्य सरकार तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का चालान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रथम बार में 100 रुपये, 200 रुपये तथा 500 तक के चालान किए जा रहे हैं। शिक्षा नगरी रुड़की में विदेशी छात्रों की पिटाई के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रकरण से जुड़े एक सुरक्षा गार्ड ने खुलासा किया है कि कॉलेज प्रबंधन ने हॉस्टल का कमरा खाली कराने के लिए 15 लोगों को बाहर से बुलाया था। आपको बता दें, रुड़की में 2 विदेशी छात्रों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और छात्र संगठन ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में इस गार्ड का बयान कॉलेज प्रशासन की भूमिका को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें एक डायरेक्टर, एक रजिस्ट्रार और असिस्टेंट एडमिन सहित 5 सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। ये भी बात मैं कॉलेज के मैंने जो एसओ है एडमिन है, उसने 15 लोग मांगे थे। हमारे को 15 लोग चाहिए इनको पीटने के लिए। नहीं, वो तो देखो जी, उसने मेरा 15 लोग भाई 400 रुपये दिहाड़ी मिलेगी और 400 रुपये दिहाड़ी पे बंदा अंदर मतलब जाएगा, मतलब हम वो कर नगद कैश दे देंगे। वो जो हमारा मेन जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है उसने बुला लिया। देखो जी 15 उसका इंचार्ज का क्या नाम है? मेन हेड है, अभी बुला देता हूं। सोनू को किसने कहा था? सोनू को किसने कहा था मारने के लिए? हेलो लिसन हियर, आई एम सोनू को भी तो उत्साहित करा हुआ किसी ने, या सोनू ने खुद ही कहा कि मारो ना? नहीं, इज इट दिस बॉय? इज इट दिस बॉय? सोनू आल्सो? एक मिनट चुप रहो। डिड यू आइडेंटिफाई हिम? ये सारी चीज़ें चूँकि जो घटना है इसमें वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो में भी हम देख रहे हैं कि क्या जो इनके द्वारा जो पत्राचार किया गया था एजेंसी से और उन किन परिस्थितियों में क्या उल्लेख था उसमें, उनके द्वारा जब मौके पे आकर के जो कार्रवाई की गई वो कार्रवाई किस अनुपात में की गई और उसमें जिसके एंड पे भी कमियां पाई। रुड़की की झबरेड़ा पुलिस ने फरार चल रहे 2 गैंगस्टर को मेरठ के हस्तिनापुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 5 माह से फरार चल रहे थे। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात एसके सिंह ने बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र में हरविंदर और गणेश के खिलाफ 10 फरवरी 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच एसओ झबरेड़ा रविंद्र कुमार कर रहे थे। उन्होंने इन दोनों अपराधियों की जानकारी जुटाकर दोनों आरोपियों को दबिश देकर हस्तिनापुर मेरठ से गिरफ्तार किया है। थाना भगवानपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग की विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष झबरेड़ा रविंद्र कुमार के द्वारा आज 2 वांछित अभियुक्तों हरविंदर उर्फ मिंटू निवासी हस्तिनापुर मेरठ और दिनेश पुत्र सुबेराम निवासी बवाना मेरठ को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हरिद्वार जनपद और देहरादून जनपद में चोरी और नकबजनी के विभिन्न मामले पंजीकृत हैं। वहीं काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में बीते 2 दिन पहले लापता हुए 1.5 साल के मासूम का नाले में शव बरामद किया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम दोहरी परसा में रहने वाला योगेश पड़ोस में ही इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। उसका 1.5 साल का बेटा आदि 2 दिन पहले शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। काफी देर से खोजबीन के बाद गांव के ही पास में बह रहे आईजीएल फैक्ट्री के नाले में एक बोरे में आदि का शव मिला। मासूम आदि के मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
2 दिन तक पुलिस ने पूरे मामले में गहनता से जांच की, जिसके बाद पुलिस ने आज घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक गांव के एक नाबालिग द्वारा मासूम की हत्या की गई थी। इसके बाद नाबालिग को उसके पिता के साथ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। दिनांक 15/7/20 को शाम 5:45 बजे हमें जो सूचना मिली, 1.5 वर्ष के बालक की बॉडी एक कट्टे में बंद करके नहर में मिली थी। सूचना पर हम लोग मौके पर गए। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारी पूछताछ और जो भी सबूत मिले हैं, उसके आधार पर स्थानीय नवयुवक की इसमें भूमिका पाई गई है। नवयुवक को उसके फादर के साथ थाने में बुला करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही इस पर आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। 12 जुलाई को रायवाला में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई थी। महिला के मायके पक्ष और अन्य लोगों ने इसे हत्या बताते हुए जांच की मांग की और इसी क्रम में मृतक के मायके पक्ष और अन्य कुछ लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे घरेलू हिंसा बताते हुए अनहोनी की आशंका जताई और मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की। जब पुलिस से इस मामले में बात की गई तो पुलिस ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अभी हमारी बहन की मृत्यु हो गई है, तो हम चाहते हैं कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पर इन्होंने अभी पहले फर्स्ट जब हम इनके पास गए यहाँ रायवाला थाना पे, तो इन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए भी मना कर दिया। फिर हम इनके ऊपर गए, एसपी साहब के पास गए, तो उन्होंने हमारा मामला संज्ञान में लिया। तो उन्होंने उनके प्रेशर के कारण इन्होंने फिर हमारा केस लिया। पहले ये पोस्टमार्टम इन्होंने एक ही रट लगा रखी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तभी। हरिद्वार स्थित सिंहद्वार पुल से एक युवती ने गंग नहर में छलांग लगा दी। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने जब युवती को छलांग लगाते देखा तो फौरन पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों को मौके पर बुलाया। गोताखोरों ने महिला को गंग नहर से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज जारी है। महिला ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या का प्रयास क्यों किया, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने जैसे तैसे कर मौके पर लगी भीड़ को हटाया और युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।